आज़ाद हिंदुस्तान का एक पुरअमन शहर संभल, पर अफसोस देश में चल रही जहरीली आंधी के जो कि अब इस शहर को भी दस्तक दे चुकी है। जी हाँ, संभल धधक रहा है। मैं आज़ाद हिंद का आज़ाद नागरिक और ये ऑडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि सच्चाई को ज़ाहिर करना। इस ऑडियो वीडियो का मकसद यही है कि संभल में हो रहे मामले को ज़ाहिर करना। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और जानें क्या हुआ संभल में, आखिर कैसे एक पुरअमन शहर अचानक से जल उठा। कोई भी दंगा, फसाद, हिंसा यूं ही नहीं होती। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है और इसी वजह को जानने के लिए आपको कुछ बातें पहले जाननी ज़रूरी है। ये मामला मस्जिद से जुड़ा है। संभल की जामा मस्जिद वहाँ की ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मस्जिद से जुड़ा है, तो पहले उसकी कुछ इतिहास जानना हमें ज़रूरी है। ये मस्जिद करीब आज से 600 साल या 500 साल पुरानी है। करीब बाबर के वक्त में यानी 15वीं सदी में इसकी नींव रखी गई और ये तामीर हुई और तब से अब तक यहाँ पे अजान और नमाज का सिलसिला जारी है। मुग़ल सल्तनत के बाद भी कई हुए मगर नॉर्मली यहाँ अजान नमाज होती है और अभी तक होते आ रही है सदियों से, बल्कि जब से तामीर हुई है। ना किसी जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, पारसी किसी को कोई दिक्कत नहीं। पर 19 नवंबर 2024 को ऐसा पहली बार देखा जाता है कि अचानक से एक मुकदमा दायर किया जाता है, वो भी उस समय जब यूपी में उपचुनाव थे। वो भी आप जानते हैं कैसा मामला रहा उपचुनाव का, क्या माहौल रहा वो यूपी में उपचुनाव में, क्या हरकतें हुई हैं। ककरोली विधानसभा का उपचुनाव चल रहा था और बूथ संख्या जो आप देख रहे हैं 11 की संख्या पे, जहां पर जब गांव वाले यहाँ वोट देने के लिए जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उनका वोट पहले से ही पड़ चुका है। और कुछ महिलाएं और जो यहाँ है तमाम, आप यहाँ भीड़ देखिए, जो तमाम यहाँ पर लोग हैं, इनके पास पहचान पत्र है, वोटिंग कार्ड लेकर के आए हैं। इनका ये कहना है कि इनका वोट पहले से ही पड़ चुका है, लेकिन हकीकत क्या है, इन्हीं से बात करते। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। क्या हुआ था? वोट देने जा रहे थे। क्या नाम है? क्या नाम है? मगर मोहम्मद शाहनवाज। जाइए आप मुसलमान वोट देने, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से आदेश है। ये बात किसने आपको कहा? ये बैठे पुलिस वाले। चलो आप वोट देने का क्या नाम है आपका? विशाल अहमद। अच्छा, आपके पहचान पत्र क्या दिखाइए। आपको क्या कहा गया? मैंने कहा आपका गुंडा है ये काम है। अच्छा, कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, वोट देने के लिए जी, वोट देने गए थे, उसमें मेरा भाग गया यहां से अनुकार नहीं टंडा लगेगा। अच्छा, वोटिंग कार्ड है आपके पास? सारा सामान है, साथ है ये। तो ये वोटिंग कार्ड है, ये लोग दिखा रहे हैं कि इनके पास वोट देने के लिए गए थे, लेकिन ये समुदाय का नाम लेकर क्या? हम वोट देंगे। आपका नाम क्या है? मुझे मोहम्मद आसिफ ककरोली। कहने लगा आप मुसलमान को वोट में यहाँ पे नहीं गिनने, भाग जाओ यहाँ से, नहीं डंडा साजिश हो जाएगा। ये बात आपसे कौन कह रहा है? सामने बैठे हैं भाई साहब, आप चले जाओ। आपने वोट दिया? देने गए थे जी वोट, हमें बोल के डंडा मार देंगे, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा वोट नहीं है। ये हमारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब चीज है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिर सुहेल। मैं गया था 10 बार जाके, सुबह से मैं मार के भगा रहे हैं। ये कह रहे हैं वोट नहीं डाला बिल्कुल भी। और एक बार तो अभी पीछे यहीं तक भागे मेरे पीछे। ये इनकी प्रशासन की राजनीति नहीं चलेगी अब, कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी। ये सरकार ये नहीं रहेगी अब, 27 में बदलेगी, अपनी बदलेगी तो धीरे धीरे जनता को समझ आता है। समझ जनता अपनी वोट, पूरी कोशिश वोट डालनी, पर वोट डालने दे रहे बिल्कुल भी। ये नहीं चलेगी अब तानाशाही बिल्कुल भी। आप ही वोट देने गए थे? क्या हुआ था? इधर आइए। आप ही वोट देने गए थे? ये बोला था कि मुसलमानों की जो 6-7 लेडीज है बंद रखा है लेडीज पुलिस ने। हमने क्या किया, उन्हें किस लिए कह लगा आप चले जाओ, आपकी कोई वोट नहीं गिरेगी अगर अपनी इज्जत चाहो, यूँ बता दिया, बस इतनी बात है। तो आपने दिखाया ये अपना जी दिखाया आपने? जी, ये दिखाया आपने? जी, दिखाया, ये दिखाया। इसे देखते ही वापसी कर दिया, कहने लगे डंडे खाओगे या मतलब वो करोगे और डर लोगे, अपनी इज्जत चाहो तो चले जाओ। आए तो उन्होंने कहा कहाँ जा रही, मका वोट डालने जा रहे। नहीं, वोट नहीं डालने की, चलो भागो। मका नहीं, हम नहीं जाने के, हम तो वोट गिर को जब जाएंगे। कहने लगे मैं पिस्तौल काट लिया, उन्होंने एक हाथ में अद्धा काट लिया, उठा लिया वहां से इंटी का, और पिस्तौल जेब में से काट लिया। एक हाथ में ईंट पकड़ रखी उसने अपनी, और एक हाथ में पिस्तौल। कहने लगा मैं मार दूंगा। मैंने कहा तुम मार नहीं सकते, तुम अलाउ नहीं है। हत्या का प्रयास, दंगा फैलाने और सरकारी काम में बाधा डालने समेत 10 से ज्यादा और आपराधिक कानून अधिनियम की धारा 7 के तहत तौहीदा और उनके बेटे समेत 28 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। FIR हुई जी, मेरी बीवी के नाम हुई तौहीदा के, और मेरा लड़का है जी अवलीन, जो गाड़ी पे गया हुआ है 3-4 दिन से, उसके नाम भी FIR है। वो समय था? नहीं जी, हमारी बीवी झगड़े में भी थी, उसके नाम भी FIR है जी।
हम ये चाह रहे हैं जी, ये FIR जो है ये गलत है। मुस्लिम है जी, मुस्लिम की वजह से वोट नहीं डला। जितने हमारे गांव में छिपे दूसरे रास्ते से गए, मेन रास्ते से नहीं गए। हम तो इस रास्ते को गए अदब जाके। 50 पैसे कई मतदाताओं ने पुलिस पर पीटने के आरोप भी लगाए हैं। यो महाराज ही डंडा देखो लोहे का था, इडली अटली दर्द है और जी दर्द पैरों से चला नहीं जा रहा था कल, तो अब भी दवाई खा रखी। यो 40 इतनी उम्र आ गई, अब को ही देखा मैंने हमेशा दे दिया है। अच्छा जी, पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार ऐसा था तो दुख तो है जब वोट नहीं हमारा जान दिया, वहाँ जाना ही नहीं दिया हम तो मान लो। इसके अलावा हिंदुस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल और बड़े बड़े शहरों वाला राज्य महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन चल रहे थे। और डिटेल के लिए आप बाकी न्यूज़ आर्टिकल्स देख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो ऐसे ऐन मौके पे ये मामला पेश आता है। 19 नवंबर 2024 को कालिया देवी मंदिर के महंत राजगिरी और उनके एडवोकेट, जो कि पूरे दंगे का मास्टरमाइंड भी है, मैंने ऐसा क्यों कहा ये आपको आगे मालूम चलेगा, विष्णु शंकर जैन के द्वारा संभल सिविल कोर्ट में याचिका दायर की जाती है ठीक 1:30 बजे के करीब और 2.5 घंटे के अंदर सिविल जज आदित्य सिंह ने ऑर्डर पास कर दिया। सर्वे होगा, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वाला सर्वे होगा, जबकि इसमें मुस्लिम पक्ष की ना ही सुनवाई हुई, ना कुछ बातचीत हुई, कुछ नहीं। जबकि ऐसे मामले में पक्ष एक जो है अपने बात रखता है, दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखता है, पूरा प्रोसेस होता है। मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। जैसा कि मैंने बताया कि कितना घोटाला भी हुआ था और साथ में इलेक्शन भी चला था, उपचुनाव भी और चुनाव भी, तो आप जान सकते हैं कि असल में प्रेशर भी किसका किसका हो सकता है। बहरहाल तो 2.5 घंटे के अंदर आदित्य सिंह सिविल जज ने ये फैसला सुनाया सर्वे का, और ये फैसले में था कि 7 दिन के अंदर जो भी सर्वे है उसका रिपोर्ट सबमिट करना है। अब ऐसे में होता ये है कि 2-3 या कुछ दिन का समय के बाद होता है ये, ताकि सब चीज़ जाहिर हो जाए, नॉर्मली एकदम शांति से हो, किसी को कुछ गलत मैसेज ना जाए। पर होता इसके अपोजिट है। सिविल जज आदित्य सिंह ने रमेश सिंह को एडवोकेट कमिश्नर बनाया इस सर्वे का, और प्रशासन ने भी 5 लोगों की टीम बनाई। ऑर्डर आते ही ये होता है कि तुरंत माहौल तैयार होना शुरू हो जाता है, पुलिस प्रशासन लगना शुरू हो जाती है मस्जिद के आसपास, और लोग देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। किसी को कुछ नहीं मालूम, बस अचानक से सब होने लगता है। और देखते देखते 6 बजे के करीब सर्वे टीम पहुंचती है। अचानक से डीएम, सर्वे टीम और पूरा सब पहुंचते हैं। महंत भी आता है जिसने केस किया था, और वो एडवोकेट शंकर जैन भी रहता है। कॉल करते हैं, उसके बाद फिर मस्जिद का दरवाज़ा खुलता है, सर्वे एक टीम जाती है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होती है, बल्कि पब्लिक इकट्ठा होती है कि कौन सा जालिमाना तरीका है, जबकि ये रूल बन चुका है 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। जब बाबरी मस्जिद का वक्त चला था उस समय काफ़ी विवाद के बाद ये तय पाया था कि चलो इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए, मगर इसके बाद अब ऐसा कोई मामला नहीं होगा। पर अब इस बात से मुखर गया और नया तरीका अपनाया जा रहा है। जहाँ इनका बस चलता है वहाँ कभी मंदिर का दावा हो जाता है, कभी कुछ दावा हो जाता है, कभी कोई ऐतिहासिक जगह का दावा हो जाता है। तो ये चीज़ एक नई परंपरा जुड़ चुकी है, जिसको लेकर पहले ही से गुस्सा होता है। ऊपर से बिन बताए इतना जल्दी 2.5 घंटे में ऑर्डर लेके पुलिस फोर्स तुरंत लगाना शुरू, तुरंत टीम भी पहुंच जाना, तुरंत सर्वे भी हो जाना, एक बहुत ही ज़्यादा शौक में लोगों को डालता है और लोगों के अंदर एक डर पैदा करता है कि यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा। जाहिर सी बात है, ऐसे में यही शक जाएगा कि यहाँ सब मिली भगत चल रही है और लोगों में अलग माहौल बनता है। पर फिर भी किसी माहौल और किसी चीज़ का ध्यान न देते हुए एक पक्ष का सुनते हुए ये सर्वे ऑर्डर मिला। खैर, मस्जिद कमेटी ने सपोर्ट किया, कुछ कहा नहीं। नॉर्मली पूरा सर्वे कंप्लीट हुआ 19 नवंबर 2024 को। टीम ने पूरा देखा, फोटोग्राफी सब हो गया, सर्वे मुकम्मल हुआ और मस्जिद कमेटी ने इस पे यही कहा कि अगर आपका कुछ और बाकी रह गया तो आप सर्वे कर लीजिए मुकम्मल और इत्मीनान होकर जाए, क्योंकि इसकी यही वजह है कि इससे माहौल भी ख़राब होता है। ऊपर से उस समय करीब मगरिब से ईशा का वक्त चल रहा था और ऐसे में एक तो नमाज का वक्त होता है। अचानक से पहले तो ऑर्डर सिर्फ एक पक्ष का सुन के दिया जाता है, फिर अचानक से टीम आती है, छावनी में पूरा इलाका उससे पहले तब्दील हो चुका रहता है। जब तक मुस्लिम समाज को समझ आता है कि ये क्या हो रहा है,
तब तक सर्वे शुरू हो चुका रहता है। ये बात समझने की है कि ये कोई कमेटी या किसी पर्सनल इंसान का मैटर नहीं बल्कि पूरे समाज से जुड़ा मैटर है। पर फिर भी प्रशासन की ये बेवकूफ़ी का आलम दिखता है कि पब्लिक टू पब्लिक खुद मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट और वकील को भी 5 मिनट पहले मस्जिद में मालूम चलता है कि सर्वे होने जा रहा है मस्जिद का। आया वो कैसे आया? हम तो नहीं आए पहले वाला। पहले वाला तो सर्वेक्षण से सिर्फ 5 मिनट पहले शाही जामा मस्जिद संभल में हमें दिया गया, इससे पहले हमें कोई सूचना। तो ऐसे में बाहर खड़े लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात जाएगी कि यहाँ पक्षपात हो रहा है। ये एक तरीके से खुलेआम पक्षपात हो रहा है और इसमें पूरा का पूरा हाथ 100% हाथ सिविल जज का है। और ये एक बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत थी, क्योंकि ये एक आदमी के घर से नहीं जुड़ा है, एक किसी एरिया से नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे समुदाय से जुड़ा है। और समुदाय के चक्कर में कितना बवाल हो सकता है, वो भी एक समुदाय की सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि शहर की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जामा मस्जिद से जुड़ा है। तो ये एक बड़ा मामला और इसमें इतनी बेवकूफ़ी से काम करना ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं था। और लोगों ने समझदारी दिखाते हुए, शांति रखते हुए सर्वे मुकम्मल होने दिया और इसके बाद भी कहा कि आपका सर्वे बाकी रह गया, वो कुछ तो आप कर लीजिए। सर्वे टीम अपना सब करके शांति से सपोर्ट करते हुए उनको बाहर ले जाया जाता है, वो चले जाती है सर्वे टीम, कोई दिक्कत नहीं। वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे कभी हैं से वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधि हो, मुसलमानों, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं आने दिया गया। और उनको जो कमीशन का आया था उनको सुकून के साथ में सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। डीएम साहब भी थे, एसपी भी थे और जितने भी अधिकारी जो उसमें मेन थे सब इकट्ठा थे। डीएम साहब इस पे ऑन वीडियो कहते हैं कि आज का सर्वे पूरा मुकम्मल हो चुका है। हाँ, अगर से कुछ बाकी लगता है तो जो टीम है यानी जो विपक्ष है जो कि दावा किया मंदिर होने का, वो कोर्ट जाएगा और लीगल प्रोसेस जैसा होता है प्रोसेस के तहत वापस आएंगे, यानी एक डेट कोर्ट बताएगी, फिर उसके हिसाब से ये करेंगे। आप वीडियो भी देख लीजिए। सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। अच्छा, ये सर्वे और कितने दिन चलेगी? अभी तो एक बार कंप्लीट हो गया है, यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और आगे यदि सर्वे की आवश्यकता पड़ी तो सर्वे करेंगे। वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और आगे यदि सर्वे की आवश्यकता कल परसों में कुछ सर्वे अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी सर्वे जितना था वो कंप्लीट है। पर असल में हुआ क्या, सर्वे हो गया, सब हो गया ठीक, पर लोगों में ये बात आ गई कि कल को कोई भी उठ के कहीं पे भी दावा कर देगा। ये तो एक तरीके से 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तो उल्लंघन है ही, पर एक इनसिक्योरिटी भी लोगों में पैदा करता है कि ऐसे कहीं पे भी कोई भी दावा करता है बिन बताए। अचानक से छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो गया, अचानक से जो है सर्वे टीम आ जाती है, मस्जिद में सर्वे होने लगता है और वो भी पूरे शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद का ये मामला हो रहा है। और ऐसे में क्या होता है कि लोग को तब मालूम चलता है जब सर्वे हो रहा है। तो ये कितना इनसिक्योरिटी पैदा करता है, लोगों के ख्याल में क्या जाएगा कि कल को कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी अंदर घुस कर देगा और लोग को तब मालूम चलेगा जब सब हो चुका रहेगा। तो ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत पूरे प्रशासन की तरफ से भी हुई है और जज की तरफ से भी एक बहुत कायराना हरकत हुई कि सिर्फ एक पक्ष का सुनते हुए फैसला किया गया। बहरहाल तो ये सर्वे हो चुका है, सब नॉर्मल हो गया, चलो कोई कुछ नहीं कहा, एक बार का हो गया, लोगों में सिक्योरिटी आई, ठीक है। पर इसके बाद फिर होता है ये कि 23 नवंबर की रात को मस्जिद कमेटी के एडवोकेट को कॉल किया जाता है, उसके बाद भी मक्कारी की जाती है, आप खुद सुनेंगे। और उसके बाद दूसरा जो हुआ है वो वाकई में बिल्कुल ही पूर्व नियोजित था और उन्होंने घंटों के अंदर कैसे परमिशन डीएम साहब ने दे दी। डीएम साहब ने उसमें परमिशन दे दी कि सर्वे कराया जाए, जबकि सही बात ये थी कि वहां से कोर्ट से चाहे 2 बार होता 3 बार होता, कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी, कोर्ट की कोई परमिशन नहीं थी। आप लोग कोर्ट में जाना चाहेंगे कब जाएंगे इसके आगे? कोर्ट में 29 तारीख को हेयरिंग है, उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे जो भी रखेंगे। 29 को ऐसे मिला है हमें कि ठीक 6:15 पर डीएम साहब ने मुझे बैजोई बुलाया
6:15 पर सुबह आज नहीं कल नहीं परसों शाम डीएम साहब ने मुझे बुलाया कि एडीएम साहब का मेरे पास कॉल आया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, टाइम भी मौजूद है। 8 बजे 7:30 बजे एसडीएम संभल का फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद 8 बजे सीओ अनुज का फोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपके घर पे आना चाहते हैं। तब वो तकरीबन 9 बजे मेरे घर पर आए, दोनों एक साथ आए, एसडीएम और सीओ दोनों आए और इन्होंने वो सूचना मुझे दी, जबकि वो सूचना जो है वो कमिश्नर को मुझे देनी चाहिए थी। उन्होंने मुझ पर दबाव ये बनाया कि आप इसको सिर्फ रिसीव कर लें, इसमें सुबह को सर्वे 7 बजे का मांगा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, हम आपको 11 बजे तक इसकी सूचना दे देंगे कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा, लेकिन उन्होंने कोई सूचना हमें नहीं दी। हमने रिसीव कर लिया और हमने उस पर नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया। बावजूद भी 11 बजे जब मुझे पत्रकार महोदय ने बताया, एक पत्रकार महोदय ने, कि सुबह को सर्वे होना है, तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला। हमने एसडीएम साहब से कहा ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे है और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है। तो हमें भी भ्रम में रखा गया, हमें भी भ्रम में रखा गया, हमने किसी से नहीं कहा। प्रशासन ने आपको गुमराह किया? प्रशासन ने पूरी तरीके से गुमराह किया, प्रशासन ने और पुलिस ने। जब सुबह 6:30 बजे हम कोतवाली पहुंचे तो इस केस के जो कमिश्नर हैं, सर्वे कमिश्नर, उन्होंने एक कॉपी इस सर्वे की मुझे दी कि हमारा सर्वे है, तो मैं उस पर मैंने आपत्ति दर्ज की, लेकिन एसडीएम सबमल ने वो कागज फौरन मुझसे ले लिया कि नहीं, जब हमने रात आपको सूचना दे दी है तो अब दूसरी बार नहीं दी जाए। ये कोतवाली के दफ्तर की बात है जहां इंस्पेक्टर महोदय बैठते हैं। तो इसमें किसकी साजिश लग रही है? क्यों उन्होंने मेरे हाथ में से कागज लिया? मैं उस पर नो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन स्ट्रांगली अपोज लिख रहा था, वो उन्होंने केस लिया और कहा नहीं सर्वे तो होगा। जब हमने रात को आपको इतला दे दी थी सर्वे तो अब होगा, वो लोग भी आ चुके थे उस समय। खुद सोचें कि कितना ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत तो हुई, बल्कि साजिश भी जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जज और वकील ही शामिल नहीं, बल्कि कई बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे। और आप खुद सुने एडवोकेट साहब ने क्या कहा। हो जाए पब्लिक इकट्ठी उस टाइम हुई है जब उन्होंने पूरा छावनी बना दी। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप पुलिस न लगाएं, आप पुलिस न लगाएं, इससे भ्रम की स्थिति होगी, लेकिन उन्होंने 5 बजे से चौतरफा पुलिस लगा दी, सारे रास्ते बंद कर दिए। तो इससे पब्लिक में एक अफवाह ये गई कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। 24 नवंबर की सुबह 5 बजे से ही पुलिस लगना शुरू हो जाती है, माहौल बनना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है। आप खुद सोचिए कि ठंडे के मौसम में 5 बजे 6 बजे कैसा माहौल होता है, एकदम सन्नाटा पसरा होता है। उस समय इतना पुलिस लगना, एकदम नाकाबंदी जैसा इलाका बन जाना या फिर छावनी जैसा इलाका बनना, पूरा इतना नॉर्मल डे से काफ़ी ज़्यादा पुलिस लग जाना काफ़ी कुछ दर्शाता है। लोगों में एक भावना पैदा होती है कि कुछ ना कुछ हो रहा है या फिर कुछ होने वाला है। सर्वे टीम पहुंचती है, मस्जिद कमेटी को 5 मिनट पहले पता चलता है, पब्लिक को तो मालूम ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। कई पब्लिक को तो सर्वे खत्म होने के बाद मालूम चला। अब शहर की इतनी बड़ी, सबसे बड़ी जामा मस्जिद का ये हाल है, तो लोगों में एक ऐसे डर का माहौल है कि कल को मस्जिद के अंदर कोई घुस कुछ भी कर देगा तो मालूम ही नहीं चलेगा क्या हुआ। तो लोगों में ऐसे ही इस बात का गम और गुस्सा हर चीज़ है, मगर लोग अपने जज्बात पे काबू किए थे। पिछली बार नॉर्मल सब हो गया, ख़त्म हो गया, और अभी फिर से इस तरीके का माहौल बनाना लोगों के अंदर काफ़ी सवाल खड़ा करता है। इसके बाद डर का माहौल पैदा करने के लिए, बल्कि माहौल ख़राब करने के लिए ये किया जाता है कि एक तरफ मुस्लिम आबादी वाले इलाके में, मस्जिद वाले इलाके में पूरा छावनी बनी हुई है, पूरी तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि लाइव 7 साढ़े 7 बजे के करीब विष्णु शंकर जैन आते हुए दिखते हैं सर्वे के लिए अपना टीम लेकर। लोग के अंदर और गुस्सा आ गया कि ये कौन सी बात है, अभी करके गए और अभी फिर से आ रहे हैं और ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया, अचानक से अभी हमें मालूम चल रहा है। और इसके साथ ये भी देखा जाता है कि उनके पीछे एक भीड़ होती है जो हिंदू स्लोगन और JSR के नारे लगा रहे हैं, जबकि अभी ये मस्जिद मंदिर का विवाद चल रहा है, यानी मस्जिद के मंदिर का दावा है। और इस तरीके से भीड़ आना, लोगों को 92 की याद दिलाना और लोगों को अलग अलग दंगे की याद दिलाना, ये सब कराने की कोशिश हुई।
और इस तरीके से नारेबाजी करने से क्या होता है। और उनके साथ ये है कि पुलिस भी है वहाँ पे और उनको भीड़ को कोई नहीं रोक रहा है, लाइव चल रहा है ये सब बातें लोगों में अफरा तफरी का माहौल और डर का माहौल तो बनाती है, साथ ही साथ आक्रोश भी पैदा करती है, गुस्सा भी पैदा करती है, यानी माहौल बिगाड़ने और दंगा कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। इतना कुछ देखने के बाद समझ तो आ गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, हो चुका है, क्योंकि अचानक से इतना ज़्यादा पुलिस लग जाना और इलाका छावनी में तब्दील कर देना, प्लस भीड़ का आते हुए गुजरते हुए देखा जाना जो नारेबाजी कर रही वो भी पुलिस प्रोटेक्शन में। आक्रोश तो लोगों में फैलते ही कि क्या हरकत है, इतना सभा सन्नाटे में जिनकी मस्जिद है उनको बिना बताए, मुसलमानों को बताए बिना मस्जिद के साथ क्या क्या किया जा रहा है कुछ मालूम ही नहीं चल रहा। और इस तरह भीड़ का आना क्या दर्शाता है। इसी हिंदू स्लोगन नारेबाजी के दौरान ये देखा जाता है कि कुछ वीडियो और फोटो ऐसी भी आती है सामने जिसमें देखा जाता है हिंदू पक्ष का वकील यानी विष्णु शंकर जैन और उसके पीछे एक भीड़ है जो तेजी से गुजर रही है। और अभी नारेबाजी वाला वीडियो वायरल हुआ तो ये देख के एक भ्रम की स्थिति फैलती है कि कहीं ना कहीं मस्जिद पे कुछ हुआ है। लोगों में ये भी ख्याल आता है कि मस्जिद में चढ़ाई तो नहीं हो गई, अटैक तो नहीं हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। इससे पहले ऐसा बहुत सारा वाकया दंगा फसाद हुआ है तो लोगों में एक डर का माहौल आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस समय तक इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा नहीं हुई थी, यानी लोग पार्ट पार्ट में थे, कहीं 10 लोग, कहीं 5 लोग, कहीं पे ज़्यादा भी लोग थे, कहीं कम लोग थे, इस तरीके से होता है। मगर यहाँ पे देखा जाता है कि फिर सर्वे टीम आती है, लोग इकट्ठा होते हैं थोड़े, और फिर जब सर्वे टीम मस्जिद में दाखिल होती है सर्वे करने तो लोग और जमा होकर देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है, आखिर हमारी मस्जिद के साथ क्या किया जा रहा है, क्यों हमें नहीं बताया जा रहा है। पब्लिक तो पब्लिक, खुद मस्जिद के एडवोकेट साहब को भी भ्रम में रखा जाता है। आपने खुद सुना उनके मुंह से कि किस तरह उनको कॉल आता है और उनके साथ मक्कारी की जाती है। पिछली बार जो सर्वे हुआ 19 को कम से कम कोर्ट जाके हुआ था, यानी कोर्ट में अपील दी गई और कोर्ट में भले से मुस्लिम पक्ष को ना बुलाया गया, ना नोटिस दिया गया, ना कुछ उनसे बातचीत हुई, सिर्फ एक पक्ष का सुनते हुए सर्वे ऑर्डर मिल गया, चलो ठीक है, तब भी कोर्ट से था। इस बार एक कदम और आगे बढ़ते हुए कोर्ट ना जाकर बल्कि डीएम से परमिशन लेकर ये हो रहा था। हुआ ये अदालत के आदेश से, अदालत का आदेश नहीं है और दोबारा सर्वे का अदालत का आदेश नहीं है, डीएम संबल का आदेश है। उसमें परमिशन दे दी कि सर्वे कराया जाए, जबकि सही बात ये थी कि वहाँ से कोर्ट से चाहे 2 बार होता 3 बार होता, कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी, कोर्ट की कोई परमिशन नहीं थी। बहरहाल सर्वे शुरू होता है, लोग इकट्ठा तो हो जाते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, और उन लोगों को इजाज़त तो नहीं होती इसलिए वो अंदर तो जा नहीं सकते थे, बाहर ही से जो हो रहा है कोशिश कर रहे थे देखने की कि क्या हो रहा है अंदर हमारी मस्जिद के साथ। इतने में एसडीएम साहिबा हौज का पानी खाली करने को, जहाँ वजू किया जाता है वो खाली करने को कहती है। उनसे बड़े अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे वो बस प्लान के मुताबिक ना नकुल करते, मना नहीं करते, क्योंकि अगर वो मना करते तो एसडीएम साहिबा उनके अधीन है, लिहाजा उनको रुकना ही पड़ जाता है। खैर अब आप खुद सुने कि क्या होगा। कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा वहाँ परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहाँ पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छोड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है, इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू। दोबारा बता रहा हूँ कि पानी छोड़ देने से हुआ है, पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। पूरी तरीके से ये एसडीएम संबल और सीओ संबल की साजिश से हुआ है। सीओ संबल ने क्या किया? सीओ संबल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संबल और एसडीएम संबल ने फैलाया है। यहाँ से हिंसा की शुरुआत प्रशासन ने कर दी। लोगों में ऐसे ही गुस्सा था, पक्षपाती माहौल देखकर 4-5 दिन से सब्र किए हुए थे, बात को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, पर अब
जब इस तरीके से भ्रामक स्थिति फैलती है तो लोग सवाल करने आते हैं। सवाल करने आते हैं तो उनको पहले तो बदतमीज़ी से पेश आया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं और कुछ को मारा भी जाता है और धमकाया जाता है कि ज़्यादा बोलोगे तो एक-एक को ठोक देंगे। अब ऐसे भ्रम की स्थिति में इस तरीके से बदतमीज़ी करने से ये ज़ाहिर होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो पब्लिक से छुपाया जा रहा है या कुछ बहुत गलत हो रहा है। और ज़ाहिर-सी बात है उनका हक है ये, कोई बदतमीज़ी वो नहीं कर रहे थे, वो अपना हक जानना चाहते थे हमारी मस्जिद के साथ क्या हो रहा है, हमें बताया जाए। तो इस तरीके से बदतमीज़ी करने से लोगों में और ज़्यादा गुस्सा और भ्रम फैल गया। लोग इकट्ठा होने लगे और सवाल करने लगे, पर इसी दौरान ब्रिटिश काल की तानाशाही को दिखाते हुए सेम उसी तरीके से प्रशासन पब्लिक पर लाठीचार्ज करवा देती है और आंसू गैस मरवाती है, जिससे और आक्रोश फैल गया लोगों में। अब जो सब्र बना हुआ था 5 दिन से, अब यहाँ सब्र टूटने लगा, लोग इस पर चप्पल चलाना शुरू करते हैं और प्लान के मुताबिक गोदी मीडिया इसी को हाईलाइट करने लगती है कि प्रशासन पर दंगाइयों ने हमला किया, जबकि असल तो ये है कि मैं अपने हिसाब से कहूँ तो नेताओं के गुंडों ने पब्लिक पर हमला किया। और ज़ाहिर सी बात है कितना झूठ फैलाया गया मीडिया पे, आप खुद सोचें। फिर ये तो हुआ, इसके बाद और क्या हुआ आप खुद एडवोकेट साहब के मुँह से सुने, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि क्या हुआ और फिर मैं आक्रोश था पब्लिक में कि आखिर ये जामा मस्जिद की खुदाई क्यों हो रही है, और पुलिस गाली बक रही थी, पुलिस डंडे मार रही थी। इसलिए हो सकता है कि उन्हें भी जोश आया हो और उन्होंने पत्थरबाजी की हो। पत्थरबाजी मेरे सामने पुलिस भी कर रही थी। वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लियामेंट ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। लेकिन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी, उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई, उन्होंने खुद जाकर के गाड़ी जलाई है पुलिस ने। ये हमारे सामने की बात है, ये कहना गलत है कि वो पब्लिक ने जलाई है। हमने खुद वहां पर देखा है कि पुलिस ने खुद गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। अभी एक ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई, ये बिल्कुल गलत है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 अभी एक लाइन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में लिया गया है। मस्जिद कमेटी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिरासत में लिया गया। न्यूज़ 18 इंडिया उस वक्त मौजूद था जब जैसा आपने देखा, पब्लिक की आवाज़ दबाने और मामले को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके अलावा करीब 2,500 लोगों पर फॉल्स FIR बिना बुनियाद के की गई, जिसमें 500 प्लस बच्चे थे और कईयों को अब तक गिरफ्तार भी कर चुके और कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मजलूमों के लिए बोल सकते हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, जैसे कि ज़ियाउल रहमान साहब, उन पर FIR डाल दी गई। उनके साथ एक और नेता है, उन पर FIR डाल दी गई। खुद मस्जिद के एडवोकेट साहब को भी उठा ले गए, तो फिर बाकियों से क्या ही कहा जाए। बहरहाल इसके अलावा जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ, जो लोग शहीद कर दिए गए, उनके घर वालों पर प्रेशर बना के FIR वापस करवाई गई। उन लोगों ने FIR करने की कोशिश की कि हमारे लोग को कत्ल किया गया, तो दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर उस FIR को वापस ली गई। एक वीडियो भी आप देखिए। तो दुकान हसीन अस्पताल में जी, किसकी कॉल आई थी? एक आदमी की आई थी, कॉल करवाई थी भाई ने, नंबर बता के मेरे भाई को बुलाओ जी। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो दुकान पे गया था जी। तो वो यही बता रहा है कि भैया मैं दुकान पे गया था, मगर वहाँ पर खबर मिली कि माहौल बिगड़ा हुआ है यहाँ का, कि घर को जाओ, घर की तरफ को चलो। अब मैं वहाँ को चला, पुलिस और पब्लिक के दरमियान फायरिंग और पथराव हो रही था। पुलिस ने मुझे गोली मार दी, सब पे उल्टी सीधी गोली चला रहे थे और मेरे भी लग गई गोली। का किसी तरह का कोई आप पर दबाव तो नहीं है? नहीं, अभी तो पहले था दबाव, जो मैंने वो करवाई थी FIR, उसमें ये लिखवाया था कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान फायरिंग हुई और मेरे भाई की गोली लगी जी। तो उन्होंने इस चीज़ को हटवा दिया, दबाव पड़वा, प्रेशर डाल के अपना इस चीज़, पुलिस का नाम निकलवा दिया। पुलिस का नाम निकलवा? हाँ हाँ। अच्छा। फिर हमें हटाना पड़ा क्योंकि दबाव डाल रहे थे, घर पे प्रेशर डाल रहे थे हमारे ऊपर वो जी, कि उठा लेंगे, तुम्हें भारी पड़ जाएगी जी। ये यूँ इसलिए जो हमने वो खत्म करवा दिया। परेशान बहुत हैं, आपका दर्द नहीं बांटा जा सकता है क्योंकि आपके यहाँ फौतगी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार में यहाँ तक दबाव डालने के लिए पुलिस वाले आपके घर तक आए थे? हाँ, घर तक आए थे, कई दफ़े आए। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? रात को 3 बजे तक आए वो। अच्छा। वो यही बोल रहे थे कि अभी तो हमारा है, फिर आओगे तुम ही आओगे। और लेडीज़ पुलिस को भी बुलाएंगे। सुबह आए थे तो यही बात कह रहे थे कि लेडीज़ पुलिस आ गई, अगर नहीं मानोगे तो ये है, यूँ है, हमें तुम्हें भारी पड़ सकती है, तो इसलिए हमने कटवाना पड़ा नाम। करनी थी कई बातें और बताना था बहुत कुछ, पर वीडियो हो चुका है लंबा और हालात हैं नाजुक। दास्तानी रंजो गम व जुल्मों सितम तो है काफ़ी लंबी, पर अब इसको यहीं रोकते हैं। चले अब आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो के एंड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा और यहाँ तक हमारा साथ दिया। उम्मीद है इस वीडियो के वसीले से आपने जाना होगा कि संभल में क्या हुआ, किस तरीके से प्री प्लान तरीके से माहौल ख़राब किया गया और साजिशन दंगा भड़काया गया, और इसमें कौन कौन शामिल है, किन किन की साजिश है, और ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स इसमें क्या कुछ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कहता, बल्कि इतना कुछ देखने के बाद एक समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि हाँ ये एक साजिश है, भयानक साजिश है और पॉलिटिक्स भी है। खुद यूपी के पूर्व DGP ने इसको साजिश कहा और इसको माना कि ये एक साजिश है और ये इसमें पॉलिटिक्स है। यहाँ मेरा काम मुकम्मल हुआ। एक लिमिटेड टाइम में जितना कुछ हो सका मैंने आपको बताया। ऐसे तो कई और भी बातें हैं, पर एक लिमिटेड टाइम का ख्याल रखते हुए हर कुछ बताना पॉसिबल नहीं था। जितना हो सका मैंने किया। तानाशाही, जुल्म और ज़्यादती, घटिया सियासत के ख़िलाफ़ ये एक आज़ाद आंदोलन है। गोदी मीडिया, गुलाम मीडिया के ख़िलाफ़ ये आज़ाद आवाम का आंदोलन है। इसको कामयाब बनाना आपका काम है। काम ये है कि इस वीडियो को आपको हर एक जगह, हर एक ग्रुप में, हर एक लोगों में शेयर करना है कि इससे हर एक जगह सच्चाई फैल जाए, लोग को मालूम चल जाए कि क्या कुछ हुआ। और इसका मकसद ये है कि इस पर आवाज़ उठें। हमारे जो एडवोकेट हैं, जो लीगल तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पर आवाज़ उठाए, इस पर कोर्ट जाए और इस पर मुकदमा करके जो इसमें मुजरिम हैं उनको सज़ा दिलाए और जो मुलजिम बनाए गए हैं बिला सबूत उनको आज़ाद करवाया जाए, उनको बचाया जाए सियासी आँख से।
ये घटिया सियासी आंख सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे जुडिशरी से लोगों का विश्वास उठता है, लोगों में एक बदले की भावना और एक बुरी भावना पैदा होती है, जिससे नक्सलिज्म और टेररिज्म बढ़ता है। तो ये बिल्कुल भी मैं इसका सपोर्ट नहीं करता कि कोई गलत तरीके से अपना हक मांगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सही तरीका है, सही तरीके से जाना चाहिए और कोर्ट का भी ये काम है कि इस पर सही तरीके से काम करे और जो गलत है उस पर एक्शन लिया जाए। मेरी गुजारिश माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी है, CJI से भी है कि इस पर सो मोटो कॉग्निशन ले और इस मामले की खुद जांच करवाएं, किसी स्टेट के अंडर नहीं। यहाँ पे तो स्टेट भी शामिल है, स्टेट गवर्नमेंट भी, और पूरे तरीके से सियासत है। इस पर सख्ती से जांच होनी चाहिए और हर एक मामले की छानबीन करके हर एक दोषी को सज़ा देनी चाहिए। इसमें DM संभल, SDM संभल, CO संभल और कुछ पुलिस अधिकारी और साथ ही साथ कुछ ऑफिसर्स और विष्णु शंकर जैन, जो कि जगह जगह जाकर हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करता है और इसका मकसद ही है ये विवाद पैदा करना और 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करना, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पर एक्शन होना ज़रूरी है। बाकी गोदी मीडिया का तो क्या ही कहना है कि इन पर कितने बार फाइन लग चुका है, पर इनकी आदत जाती नहीं, क्योंकि इनको तो बदले में और पैसे भी मिल जाते हैं, तो ये फाइन देते हैं मस्त और उसके बाद फिर वही काम करते हैं। लिहाजा आपको देश की डेमोक्रेसी, जुडिशरी और देश की एकता को बचाने के लिए आवाज़ उठानी होगी। याद रखें, आज आप नहीं उठें तो कल ये आपके शहर में भी हो सकता है, आपके यहाँ भी हो सकता है, सियासत के लिए कुछ भी हो सकता है। तो याद रखें, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज आप चूक गए तो आइंदा आपके पास सोचने का भी वक्त शायद ना बचे।